वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। आज मैं आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ और यह कहानी है प्रेमचंद द्वारा रचित, जिसका शीर्षक है बड़े घर की बेटी। और मैं आपसे कहूँगी कि इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि यह कहानी मैंने सुनी थी अपने स्कूल लाइफ में और इसकी जो अमिट छाप मेरे ऊपर पड़ी थी वह आज भी नहीं मिटी। और उसका असली मतलब, जो बड़े घर की बेटी का जो असली मतलब जो था, उसका मतलब कौन सा संदेश उसमें था, यह मैंने हर एज में जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई इसके मायने मेरे लिए बदलते गए। और आज मुझे समझ में आया, यह कहें अब के समय जब थोड़ी मैं ज़्यादा मैच्योर हुई, तब समझ में आया कि असल में बड़े घर की बेटी का मतलब क्या होता है, बड़प्पन क्या होता है, क्यों प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी होगी। वैसे तो मैं स्वयं प्रकाश की कहानियों का भी सिलसिला अपने वीडियो में रखती हूँ और बीच बीच में मैंने प्रेमचंद की और इसके अलावा अन्य कहानियाँ भी डालने की कोशिश की है, कुछ मनोरंजक कहानियाँ। यह काफ़ी शिक्षावर्धक कहानी है और इस वीडियो को देखने वाले को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस कहानी को आप ज़रूर सुने और पूरा सुने और फिर देखें कि इसमें प्रेमचंद ने कौन सी यथार्थवादी चीज़ें बताने की कोशिश की है, जो हमारे दैनिक जीवन की होती है, लेकिन कभी कभी हमारे आंखों के सामने कुछ चीज़ें होती है और हम पकड़ नहीं पाते हैं कि इसका मर्म जो है असल में क्या है। तो आइए आप सुनिए यह कहानी, पूरा ज़रूर सुनिएगा। मैं पढ़ती हूँ कहानी को। कहानी की शुरुआत के यूँ होती है कि बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। बेनी माधव के गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थे, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे, यानी उनके द्वारा बनवाए गए थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। और बेनी माधव अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। यह उस समय की बात है जब प्रेमचंद का काल था, करीब नहीं भी तो 50, 60, 70 साल पहले की बात होगी। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ कि यह कहानी कब की है, लेकिन 1000 जिसकी सालाना आय हो और जो कभी जमींदार रह चुका हो, तो इससे पैसे की जो वैल्यू है वो समझा जा सकता है। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में वह नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। लाहौर और कलकत्ते के बड़े वैद्यों से लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में भाग लेते और स्वयं कोई न कोई पाठ जरूर करते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे ही। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी।
कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे अच्छा खासा विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास, ससुर, देवर या जेठ से घृणा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका विचार था कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ सहने के बाद भी अगर परिवार के साथ उसका निर्वाह नहीं हो रहा है और आए दिन की कला जीवन को नष्ट कर रही है, तो उससे अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी जो थी वह एक ऊंचे कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, वे सभी उसके यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से पर लड़का एक भी नहीं था। 7 लड़कियां हुई और दैवयोग से सब की सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी और वह अपनी सभी बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इसे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यह चाहते थे कि इसके विवाह से ऋण का बोझ बढ़े और न यह स्वीकार करना चाहते थे कि वह अपने को भाग्यहीन समझे। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने के लिए आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी नहीं था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक न थी, पर जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही नहीं थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और आवाज से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी पहले से ही भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने के लिए बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी, किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, सारा घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच किया ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। वह तुनक कर बोला कि मैके में तो जैसे घी की नदी ही बहती हो। स्त्री गालियां सुन सकती है, सह सकती है, मार सह सकती है, पर मैके की निंदा उससे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, वहां इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते थे। लाल बिहारी उसकी इस बात से जल गया। थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच दो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। उसका जब जी चाहता उसके ऊपर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से उस खड़ाऊ को रोका। सिर तो बच गया, लेकिन उसके हाथों में चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस
मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकांत शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में बैठी रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक चलता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि उन्हें खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती थी और वह देर तक वहां बैठे रहते थे। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना उनसे मुश्किल हो जाता था। यह 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े ही कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने अपने बेटे की ही साक्षी दी, यानी उसी का साथ दिया और कहा कि हाँ, बहू बेटियों को ज़्यादा मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए। लाल बिहारी ने कहा कि वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित होकर पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकांत जब खा पी कर आनंदी के सामने गए, वह भरी बैठी हुई थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो उसके मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी ने कहा, क्या कहूं? यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाओं से मारकर यूं ना करता। श्रीकंठ ने कहा, सारी बातें साफ साफ बताओ तो मुझे भी मालूम हो, मुझे तो कुछ इसके बारे में पता ही नहीं है। आनंदी ने कहा, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी पाव भर से ज्यादा नहीं था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहाँ खा जाते थे और किसी को जान भी नहीं पड़ता था। बस इतनी सी बात पर इस अन्याय ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोकती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। उसने कहा, यहाँ तक हो गया? इस छोकरे का यह साहस! आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उसकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित भी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर वे करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निबाह ना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को पहले आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ ने कहा, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है, यानी मेरी भी कुछ मान प्रतिष्ठा तो है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कड़ी बात कोई कहे तब भी चलेगा, यानी उसकी भी कोई चिंता नहीं। कोई एक
कि दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम भी न मारूं। बेनी माधव सिंह जो श्रीकंठ के पिता थे वही कुछ जवाब नहीं दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया कि मेरा ये जो शांत रहने वाला एक संस्कारी पुत्र है यह इस तरह के तेवर क्यों दिखा रहा है। वे आश्चर्यचकित हो गए। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। श्रीकंठ ने कहा, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ये समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ बोले, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह ने कहा, आज तुम ये बातें स्त्री के कारण कह रहे हो? श्रीकंठ ने कहा, नहीं जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण मैं ऐसा कह रहा हूँ। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, पर यह मानने को तैयार नहीं थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आकर बैठ गए। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने के लिए तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही थी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने वहां आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को वो ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। बेनी माधव बोले, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उसे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर उसे क्षमा कर दो। श्रीकंठ बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या फिर मैं रहूँगा। आपको यदि वह प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। और यदि मुझे आप रखना चाहते हैं तो उसे कहिए कि वह कहीं और चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर खड़ा चुपचाप बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह बड़े भाई का बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ था कि श्रीकंठ के सामने वह चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। वह अपने बाप का भी इतना मान नहीं करता था जितने बड़े भाई का करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में कभी भी उसे उन्होंने घुड़का नहीं था। जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनाकर उसे दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ही ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था।
5 रुपए के पैसे भी लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ अकेले में बुलाकर उसे 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। जब भाई का यह कहना कि मैं अब इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से यह सहा नहीं किया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय कर लिया है कि वह मेरे साथ इस घर में अब नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। उन्हें फिर कभी अब मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। अब जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ से भी आंखें लाल किए हुए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर वहां से निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भाग रहे हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब वह मन में पछता रही थी, क्योंकि वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे जरा सा भी ध्यान न था कि बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। वह अपने मन में अपने पति पर ही झुंझला रही थी कि वह इतने गर्म क्यों हो गए। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को न कहे तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े हुए यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उससे रहा न गया। उसका रहा सहा क्रोध भी अब पानी हो गया। वह रोने लगी और मन के मैल को धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी ने कहा, भीतर बुला लो, मेरी ही जीभ में आग लगे। मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया, यानी झगड़े की शुरुआत करवा दी। वह अपने को ही दोषी समझने लगी या सारी जिम्मेवारी वह अपने ऊपर लेने लगी। श्रीकंठ ने कहा, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी ने कहा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो वह कहीं चल दे। श्रीकंठ लेकिन नहीं उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें अब नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर लाल बिहारी लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भर के बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? लाल बिहारी ने कहा, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी फिर बोले, मैं तुम लोगों के साथ रहने के योग्य नहीं हूँ। आनंदी ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ रहने के योग्य नहीं हूँ, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी जो आगे कदम बढ़ाया। लाल बिहारी ने कहा, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। आनंदी ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। यह सब देखकर अब श्रीकंठ का भी दिल पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर खूब रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष उसे स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा,
लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे और उन्होंने दोनों भाइयों को गले मिलते हुए देखा तो आनंद से वे पुलकित हो गए। वे बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ा हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। ये थी कहानी और इसका संदेश कि बड़प्पन किस चीज़ में है। बड़प्पन है झुककर बातों को सुलझा लेने में, ना कि अकड़ कर घर को टूटने देने में, झूठी शान के लिए, झूठे सम्मान के लिए सब कुछ बर्बाद होते देने में। तो यह कहानी मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा पसंद थी और बचपन की पढ़ी हुई यह कहानी मैं आज तक भूल नहीं पाई थी। मैंने दोबारा इस कहानी को नहीं पढ़ा था, लेकिन ये कहानी मुझे अच्छी तरह से याद थी कि बड़े घर की बेटी ने बिगड़ते हुए घर के हालात को, माहौल को फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से, उदारता से और अपने बड़प्पन से फिर से ठीक कर दिया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी एक बहुत अच्छा संदेश इस कहानी से मिला होगा। तो इसी तरह देखते रहिए मेरे चैनल को और अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं लेकर आती रहूँगी आपके सामने। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें मेरी कहानियों को। उन्हें भी ये कहानियाँ सुनकर आनंद जरूर आएगा।